गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 7 है। डे 7 और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी नॉलेज जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हर पल हर वक्त आपकी मदद करेगी और आपको कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बॉक्स 4। इससे पहले 3 बॉक्सेस हो चुके हैं और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। तो हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्कूल में हमने कैसे पढ़ा टेंस, इसकी तो बात करना बेकार है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का कोई भी टॉपिक वो रेगुलर ग्रामर से अलग ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर। मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हिंदी सेंस निकलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा सेंस आएगा। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सीखिए। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यानी आपको जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करनी है इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस की, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर इज, एम या आर में से एक चीज लगानी है। सिंगुलर के लिए इज लगाना है, प्लूरल के लिए आर लगाना है और आई के लिए एम लगाना है, क्योंकि आई है अनोखा। जिन्होंने बॉक्स 1 पढ़ा है उन्हें याद आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ब आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह कील गाड़ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। उसके बाद कील की इंग्लिश मत ढूंढना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करना है। हिंदी इज जस्ट अ मीडियम टू लर्न इंग्लिश। हिंदी का हूबहू ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं होता और इंग्लिश स्पीकिंग तो हरगिज नहीं। तो ही के बाद आएगा इज, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद कील गाड़ना, ये एक वर्ब है कील गाड़ना, और इसकी इंग्लिश होती है हैमर अ नेल। तो यहाँ पर हो जाएगा हैमरिंग अ नेल। ही इज हैमरिंग अ नेल। वह कील गाड़ रहा है। वह अपनी पहली अंगुली में पुखराज पहन रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। उसके बाद क्या आएगा, इज। अब वर्ब को ढूंढिए। क्या ये वर्ब है, नहीं। ये वर्ब है, नहीं। ये वर्ब है, नहीं। ये वर्ब है, बिल्कुल नहीं। क्या वर्ब है, पहन रहा है, वेयरिंग। ही इज वेयरिंग। अब पुखराज की इंग्लिश क्या होती है तो आपको बता देते हैं, येलो सैफायर। येलो सैफायर पुखराज। अब कहाँ पहन रहा है, पहली उंगली में, ऑन हिज इंडेक्स फिंगर। अब देखिए यहाँ पर ऑन क्यों आया है, उंगली के अंदर तो नहीं पहन रहा है, ऊपर पहन रहा है, इसलिए ऑन आएगा। और पहली उंगली को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। आपको हम पूरा पंजा बनाकर दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया अंगूठा, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये चौथी उंगली, और ये हो गया पूरा पंजा। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, थंब। थंब माने अंगूठा। थम्स अप सुना होगा, तो जो लाइक करते हैं फेसबुक में वो भी थम्स अप है, और ये हो गया थंब। इसी तरह पहली उंगली को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। अभी मैंने आपको सेंटेंस कराते हुए बताया, पहली उंगली को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और बीच वाली उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं, और उसके बाद जो उंगली है उसे रिंग फिंगर बोलते हैं, क्योंकि सगाई में अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। इसे हिंदी में अनामिका उंगली भी कहते हैं। ये रही रिंग फिंगर। और उसके बाद जो सबसे छोटी उंगली है इसे लिटिल फिंगर बोलते हैं, और इसका एक और नाम है पिंकी। तो पिंकी भी कहते हैं, लिटिल फिंगर भी कहते हैं सबसे छोटी उंगली को। उसके बगल में रिंग फिंगर, उसके बगल में मिडिल फिंगर, उसके बगल में इंडेक्स फिंगर, और उसके बगल में थंब यानी कि अंगूठा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तो ये 5 उंगलियां आपने जान ली। तो वह अपनी पहली उंगली में पुखराज पहन रहा है। ही इज वेयरिंग येलो सफायर ऑन हिज इंडेक्स फिंगर। अब पुखराज की इंग्लिश तो जान ली है। अब आप किसी से जिक्र करेंगे तो वो आपसे इन सब की इंग्लिश भी पूछने लगेगा। चलो बताओ, नीलम की इंग्लिश बताओ, पन्ना की इंग्लिश बताओ, मूंगा की इंग्लिश बताओ,
गोमेद की, लहसुनिया की, फिरोजा की, क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता वो सीखने में कम और पूछने में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। तो हम आपको सारा का सारा सिखाए देते हैं। पुखराज, एक सुनहला पुखराज भी होता है, उसे बोलते हैं टोपैज। नीलम, नाम से ही क्लियर है, ब्लू सैफायर, नीलम को कहेंगे ब्लू सैफायर। मोती को इंग्लिश में कहते हैं पर्ल। हीरा को इंग्लिश में आपको पता होगा डायमंड। पन्ना को इंग्लिश में कहते हैं इमराल्ड, पन्ना को इंग्लिश में कहते हैं इमराल्ड। मूंगा को इंग्लिश में कहते हैं कोरल। गोमेद को इंग्लिश में कहते हैं काउ फैट। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे इंग्लिश में ही तो काउ हो गया गऊ, और मोटापा को मेद बोलते हैं संस्कृत में, तो गोमेद हो गया काउ फैट। लहसुनिया की इंग्लिश होती है कैट्स आई, लहसुनिया को कहते हैं कैट्स आई। फिरोजा को कहते हैं टर्कॉइज, फिरोजा को कहते हैं टर्कॉइज। माणिक्य, माणिक्य की इंग्लिश होगी रूबी, माणिक्य को कहेंगे, माणिक्य की इंग्लिश होगी रूबी। इसी तरह से स्फटिक, स्फटिक को बोलते हैं क्रिस्टल। रत्न को इंग्लिश में बोलते हैं जेम। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे तो बोलेंगे 9 जेम्स। देयर वर 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। नेक्स्ट है रत्न विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जेमोलॉजी, नहीं कहते हैं, गलत है। तो फिर क्या कहते हैं? जेमोलॉजी। क्या कहते हैं? जेमोलॉजी। और इसी तरह से रत्न विज्ञानी को इंग्लिश में कहेंगे जेमोलॉजिस्ट, रत्न विज्ञानी को इंग्लिश में कहेंगे जेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, मेन वर्ब के पहले सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सब ऊपर की तरह ही है जैसा ऊपर आपने पढ़ा था। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। वह अपने लड़के को नहीं डांट रही है, तो यहाँ पर वह को ही नहीं लिख सकते, रही है तो लिखेंगे शी। इज सब्जेक्ट क्या है? शी, उसके बाद इज आ गया, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया। नेक्स्ट है वर्ब आईएनजी। डांटना की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, SCOLD, इसी में आईएनजी लगाना है। शी इज नॉट स्कोल्डिंग। हीज सन होगा कि हर सन होगा? हीज सन नहीं होगा, हर सन होगा, क्योंकि शी के लिए हर आता है, ही के लिए हिज आता है, आई के लिए माई आएगा, वी के लिए आवर आएगा, दे के लिए दियर आएगा। और ये सभी इंग्लिश हैं अपना की। वह अपने लड़के को नहीं डांट रही है, शी इज नॉट स्कोल्डिंग हर सन। मैं अपने लड़के को नहीं डांट रहा हूँ, आई एम नॉट स्कोल्डिंग माई सन। तो अपना की इंग्लिश कुछ लोग अवर याद कर लेते हैं, अवर नहीं होती है। अपना की इंग्लिश सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है वे तुम पर नजर नहीं रख रहे हैं, दे आर। सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा? आर। नॉट, किसी पर नजर रखना, इसकी इंग्लिश पिछले वीडियो में भी बताई थी। हैव एन आई ऑन समबडी या कीप एन आई ऑन समबडी, और समबडी की जगह हम समथिंग भी लगा सकते हैं अगर नजर इंसान पे नहीं चीज पे रखी जा रही है। तो यहां पर होगा दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन यू। वे तुम पर नजर नहीं रख रहे हैं, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन यू। या फिर दे आर नॉट हैविंग एन आई ऑन यू, वे तुम पर नजर नहीं रख रहे हैं। अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक चीज और सीख लीजिए। स्कोल्ड का तो मतलब डांटना होता ही है, डांटना की 2 इंग्लिश और होती हैं, एक होती है रिब्यूक और एक होती है चाइल्ड। तो स्कोल्ड का मतलब होता है नॉर्मल डांटना, सिंपल डांटना, जैसे डांट पड़ती है स्कूल में, घर में। लेकिन रिब्यूक का मतलब होता है बहुत तेजी से डांटना, जो थोड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं फील होता। स्कोल्डिंग के बाद आप नॉर्मल फील कर सकते हो या नहीं फील कर सकते हो, लेकिन रिब्यूक ये थोड़ा तेज डांट होती है, जोरदार, तो इसके बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इससे भी बुरा है चाइल्ड।
चाइड में तो बिल्कुल फटकार लगा दी जाती है, बिल्कुल सरेआम बेइज्जती। तो आपने क्या सीखा कि स्कोल्ड भी डांट है, उससे भी बुरी डांट है रिब्यूक, और उससे भी बुरी डांट है चाइड। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना है, इज, एम, आर। उसके बाद बाकी सब कुछ एज इट इज है। सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो आएगा, ऑप्शनल है नहीं है तो नहीं आएगा, वर्ब आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? वॉट लगा के? बिल्कुल नहीं, इसकी शुरुआत होगी इज लगा के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जवाब हाँ या ना में पॉसिबल हैं उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। तो क्या यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? इज। सब्जेक्ट क्या होगा? दिस न्यूज, दिस न्यूज ये खबर। इज दिस न्यूज, नॉट नहीं आएगा। वर्ब ढूंढिए, फैलना की इंग्लिश होती है स्प्रेड, तो इसमें आईएनजी लग गया। इज दिस न्यूज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर? क्या यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? इज दिस न्यूज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर? यहाँ वाइल्ड फायर की जगह आप फायर्स भी यूज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे ही बनेगा। इज दिस न्यूज स्प्रेडिंग लाइक फायर्स? नेक्स्ट है, क्या तुम उंगलियां चटका रहे हो? आर, क्योंकि सब्जेक्ट है यू। क्रैकिंग फिंगर्स, आर यू क्रैकिंग फिंगर्स? क्या तुम उंगलियां चटका रहे हो? नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है जिसका कि जवाब हाँ या ना में पॉसिबल ही नहीं होता। उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ऑप्शनल है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वह छौंका या तड़का क्यों लगा रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा यहाँ पर? क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद इज, एम, आर में से वह यानी ही के लिए क्या आएगा? इज। वाई इज ही। छौंका या तड़का लगाने की इंग्लिश होती है सीजन। जी हाँ, जो आपने सुना हुआ है पहले से वही वर्ड है सीजन, लेकिन ये वर्ब है। वो जो सीजन आपने सुना था वो नाउन था, तो इसी में आईएनजी लगा दीजिए। वाई इज ही सीजनिंग? वह छौंका क्यों लगा रहा है या वह तड़का क्यों लगा रहा है। नेक्स्ट है, तुम कपड़े क्यों चौपरत रहे हो? चौपरतना, गरी करना, तह करना, फोल्ड करना। तो ये जो मैंने फोल्ड करना बोला है यही तो वर्ब है। वाई आर यू फोल्डिंग द क्लोथ्स? वाई आर यू फोल्डिंग द क्लोथ्स? तो इस तरह से आपका बॉक्स 4 कंप्लीट हो गया है। बॉक्स 4 आपने अभी सीखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज, एम, आर है, हिंदी सेंस निकलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ पर एक वार्निंग मैं दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं आए तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। कभी कभी ये नहीं भी आता है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको 9 एक्सेप्शंस, लेकिन उससे पहले मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि पॉजिटिव कैसे बनेगा आपने सीख लिया, ही इज हैमरिंग अ नेल। नेगेटिव कैसे बनेंगे? वर्ब आईएनजी के पहले नॉट लगा के, वे तुम पर नजर नहीं रख रहे हैं, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन यू। अच्छा, नजर रखने से एक बात याद आ गई, कुछ लोग अपने दरवाजों में एक कांच का गोला लगवाते हैं और उसमें से झांक लेते हैं जब कोई नॉक करता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई व्यू, या फिर इसे ही कहते हैं मैजिक आई। क्योंकि कदम कदम पे हमें ऐसी बातें मिलेंगी जो हमें कंफ्यूज करेंगी, हमें इंग्लिश बोलने से रोकेंगी, हमें हर उस बात का जवाब ढूंढना है। तो
आपसे बात करते हैं 9 एक्सेप्शंस की। 9 एक्सेप्शंस हैं ये, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। ये शुरू में सीखने के लिए तो ठीक है कि ये आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर ये नहीं आ रहे हैं तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। कब? तब जब ये 9 बातें आपको मिलेंगी और ये 9 एक्सेप्शंस कहलाती हैं 9 अपवाद। अपवाद का मतलब होता है रूल्स के अगेंस्ट जाने वाली चीज या नॉर्मल बिहेवियर के अगेंस्ट जाने वाली कोई भी चीज अपवाद होती है, एक्सेप्शन होती है। तो ये 9 चीजें हैं, खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, गिरा है, लेटा है, सोया है, पहना है, पकड़ा है, लटका है। इसमें मैंने हुआ भी ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं राजेश सड़क पर खड़ा है और कुछ लोग बोलते हैं राजेश सड़क पर खड़ा हुआ है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तुम्हारा पर्स जमीन पर पड़ा हुआ है, घुड़सवार जमीन पर गिरा हुआ है, सोनू पलंग पर लेटा हुआ है, मोनू चटाई पर सोया हुआ है, उसने बीच की उंगली में हीरा पहना हुआ है, बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तार खंबे से लटका हुआ है। तो इनमें भी हम वर्ब आईएनजी यूज करते हैं और ये मान कर कि ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। अब ये बातें किताबों में इस तरह से नहीं बताई जाती जिस तरह से आप इस चैनल पर सीख रहे हैं। शायद यही वजह है कि बुक्स से टेंस पढ़ के कोई इंग्लिश स्पीकिंग आज तक नहीं कर पाया। तो आइए आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं। तुम्हारी शर्ट फर्श पर पड़ी हुई है। योर शर्ट इज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स पर यह सेंटेंस बना है। उसकी पैंट पेड़ पर लटकी हुई है। हिज पैंट इज हैंगिंग ऑन द ट्री। लटकी हुई है। रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया है, फिर भी वर्ब आईएनजी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स लगे हैं इस पर। और यही सेम 9 एक्सेप्शंस काम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, सोया हुआ था, पहना हुआ था, पकड़ा हुआ था, लटका हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं पर लिखा हो ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो इसकी हिंदी ये हरगिज मत बोलना कि वो सड़क पर खड़ा हो रहा है। खड़ा हो नहीं रहा है, वो खड़ा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट है बॉक्स 5, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर। हिंदी सेंस निकलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की तरह। तो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी अभी आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, इसलिए ये आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वह साड़ी लपेट रहा था। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, यहाँ पर था नहीं, थी होना चाहिए। तो ज़रा जवाब भी सुन लीजिए। हो सकता है कि वो किसी ड्रामा कंपनी में काम करता हो, क्योंकि नौटंकी में ड्रामा कंपनी में महिलाओं वाला रोल भी पुरुष ही करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस को तो गलत मत कहिएगा। वह साड़ी लपेट रहा था, ही वॉज। अब वर्ब ढूंढनी है, लपेट रहा था। तो इसकी 2 इंग्लिश हैं। एक तो जो टॉफी का रैपर होता है उसकी इंग्लिश W से शुरू होती है, रैप। तो आप चाहे तो रैपिंग लिखिए या फिर ड्रेपिंग लिखिए। तो ही वॉज रैपिंग और ड्रेपिंग अ साड़ी। वह साड़ी लपेट रहा था, ही वॉज रैपिंग अ साड़ी, या फिर ही वॉज ड्रेपिंग अ साड़ी। नेक्स्ट है वह दाढ़ी बना रहा था। ये बड़ा ही आसान है, ही वॉज शेविंग। इतना आसान सेंटेंस इसलिए भी दिया है कि ना तो यहाँ पर दाढ़ी की इंग्लिश आई है, ना यहाँ पर बनाना की इंग्लिश आई है, क्रिएट या मेक।
ना ही दाढ़ी की इंग्लिश आई है बियर्ड। दाढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं बियर्ड। तो ये दोनों इंग्लिश नहीं आई और हिंदी सेंटेंस कुछ और था, इंग्लिश सेंटेंस कुछ और था। यही फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। यही मुझे आपको बार बार सिखाना है कि हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना है, हिंदी की हेल्प से इंग्लिश सीखना है। तो जब दाढ़ी की इंग्लिश बियर्ड जान लिया है तो मूंछ की इंग्लिश भी जान लीजिए। मूंछ को इंग्लिश में कहते हैं मुस्टैश, MOUSTACHE। इसको पढ़ेंगे मुस्टैश। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सीमा पर हमारे जवान मुस्तैद हैं, तो उसी टोन में है मुस्टैश। नेक्स्ट है ये कलमें जो बगल से निकली होती हैं, बाल काटते समय वो कलमें हमारी पूछता है बड़ी करनी है या छोटी करनी है। कलमे को इंग्लिश में बोलते हैं साइड बर्न्स। अच्छा, ये जो हल्की दाढ़ी होती है इमरान हाशमी वाली, अब तो सभी रखने लगे हैं, बहुत अच्छी लगती है, बीच में फैशन चला था। तो हल्की दाढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टबल। अच्छा, गोटी क्या होता है? आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, ये होठों के नीचे ये मक्खी जैसा दाढ़ी रखते हैं, बाकी पूरी शेविंग है। होठों के नीचे मक्खी जैसा दाढ़ी रखा हुआ है, मक्खी जैसा दाढ़ी रखा होता है, उसे बोलते हैं गोटी। अच्छा, जो गलमूछे हैं, यानी ऐसी मूछें जो दाढ़ी के, जो गाल की दाढ़ी से मिल जाती हैं और बड़े बड़े मुछाड़िया जैसी मूछें हो जाती हैं, इन्हें गलमूछे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं विस्कर्स। विस्कर्स, इन्हें गलमूछे कहते हैं। नेक्स्ट है खड़े बाल। बीच में खड़े बाल का फैशन चला था, तो खड़े बाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइकी हेयर। स्पाइक्स माने कांटे होता है, उसी से बना है। क्रिकेटर्स जो जूते पहनते हैं क्रिकेट खेलते समय, या फुटबॉलर्स जूते पहनते हैं, उसमें भी नीचे कांटे निकले होते हैं, उनको स्पाइक्स ही कहते हैं। तो उसी से लिया गया है। खड़े बाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइकी हेयर। अगर किसी से कहना है मांग निकालो, तो उससे बोलिएगा पार्ट योर हेयर। पार्ट योर हेयर। बीच की मांग को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल पार्टिंग। तेरे नाम मूवी याद होगी आपको। सेंट्रल पार्टिंग बीच की मांग है, किनारे की मांग को बोलते हैं साइड पार्टिंग। और ये जो झोटैया होती है, पंडित जी की चोटी, इसे शिखा भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इसकी इंग्लिश होती है पिग टेल। नेक्स्ट है मिलिट्री कट। कुछ लोग कहते हैं कि बाल काट दो मिलिट्री कट, छोटे छोटे बाल, तो इसकी भी इंग्लिश होती है क्रू कट। मिलिट्री कट को बोलते हैं क्रू कट। गंजा आदमी है तो उसे बोलेंगे बाल्ड। एक हीरो है हॉलीवुड का जो गंजा है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज में हर मूवी में वो मिला है। अगर आपको उसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अनुपम खेर वाला गंजा, यानी सिर पे चंदा मामा, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसे बोलते हैं बाल्ड पैच। अच्छा, कुछ लोग बहुत अजीब गंजे होते हैं, कहीं गंजे होते हैं कहीं बाल होते हैं, कहीं गंजे होते हैं कहीं बाल होते हैं। इसको हाफ बाल्ड बोलते हैं। लंबे बाल जो शैम्पू का ऐड देती हैं या हेयर ऑयल का ऐड देती हैं हीरोइंस, लंबे बाल दिखाती हैं। लंबे बाल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेसेस। ये बिल्कुल नया वर्ड है, ट्रेसेस। इसी नाम से एक शैम्पू भी आता है ट्रेसमी। तो ट्रेसेस बोलते हैं लंबे बालों को। खुले बालों को क्या बोलेंगे? लूज हेयर। खुली चाय पत्ती मिलती है वो भी लूज टी होती है। खुला कोई भी सामान लेते हैं वो लूज वर्ड के साथ ही आता है। तो यहाँ पर खुले बाल है, लूज हेयर। लटें, लटें होती हैं लॉक्स। अच्छा, प्राकृतिक लटें भी होती हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रैंड्स। तो पहले ईश्वर ने सब प्राकृतिक दिया था, अब ये सब ब्यूटी पार्लर दे रहा है। नेक्स्ट है साधना कट। साधना कट का मतलब एक फैशन चला था बाल कटिंग का, जिसमें बाल इस तरह से रहते थे माथे पर। तो साधना कट को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिंज। तो ये फ्रिंज एक फैशन था जो अब नहीं है। नेक्स्ट है जूड़ा को इंग्लिश में कहते हैं बन। गुही चोटी, स्कूलों में कहते हैं गुही चोटी होनी चाहिए।
तो गुही चोटी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड, BRAID, या फिर प्लेट, PLAIT। इन दोनों स्पेलिंग में आई का ध्यान रखना है। अगर कोई सिर्फ रबर बैंड लगा ले तो बाल कुछ इस डिजाइन के दिखते हैं, तो इसे बोलते हैं पोनी टेल। क्या बोलते हैं? पोनी टेल। और अगर दो दो पोनी टेल कोई रख ले तो उसे बोलेंगे बंचेस। क्या बोलेंगे? बंचेस। टूटे बालों का गुच्छा, इसकी भी इंग्लिश होती है विस्प ऑफ हेयर। टूटे बालों का गुच्छा, विस्प ऑफ हेयर। अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के या केन्या के, चोटी मांग, चोटी मांग, इसको बोलते हैं कॉर्न रो। इंडिया में भी फैशन आ गया है, कॉर्न रो बोलते हैं। और कुछ लोग चोटियां ही चोटियां, छोटी छोटी बहुत सारी चोटियां, इसकी भी इंग्लिश है ड्रेड लॉक्स। वैसे तो ड्रेड माने डर होता है, ड्रेड लॉक्स बोलते हैं इसे, DREAD, ड्रेड लॉक्स। अच्छा, लॉक की दोनों स्पेलिंग सही हैं, यहाँ कोई गलती नहीं हुई है मेरे से। LOCS भी इंग्लिश होती है, LOCS, और LOCKS भी होती है, दोनों इंग्लिश सही है। आइए अब आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव वॉज वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट ऑप्शनल है, वर्ब ING ऑब्जेक्ट। क्या तुम कुल्ला कर रहे थे? तो वॉज आएगा या वर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। कुल्ला करना, इसकी इंग्लिश होती है रिंस, तो यहां पर आ जाएगा रिंसिंग द माउथ। वर यू रिंसिंग द माउथ? क्या वह मुसीबत में पड़ रहा था? वॉज ही गेटिंग इनटू? अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली ट्रबल भी लिख सकते हो, वॉज ही गेटिंग इनटू ट्रबल, या फिर आप लिख सकते हो वॉज ही गेटिंग इनटू हॉट वाटर। ये मुहावरा बन जाता है, लेकिन हैं दोनों ही सही, और इसका हिंदी सेंस निकलता है क्या वह मुसीबत में पड़ रहा था। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर हाँ या ना में जवाब पॉसिबल नहीं है। फिर वॉज वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट ऑप्शनल है, वर्ब ING ऑब्जेक्ट। वह शर्ट के बटन क्यों बंद कर रहा था? वाई वॉज ही बटनिंग द शर्ट? यहाँ क्लोजिंग नहीं आएगा, बंद करना की इंग्लिश क्लोज जान गए तो बस वही नहीं यूज होती हर जगह। शर्ट के बटन बंद करना, बटन द शर्ट इंग्लिश होती है, वाई वॉज ही बटनिंग द शर्ट। इसी तरह से बटन खोलना की इंग्लिश होगी अनबटन द शर्ट, अनबटन द शर्ट। बेल्ट बांधना, फास्टन, FASTEN, फास्टन द बेल्ट। अब तो ये कार में भी बोलने लगे हैं, जब आप कार की सीट बेल्ट नहीं बांधते हो तब इंग्लिश में वो आपको बताता है। बेल्ट खोलना की इंग्लिश हो जाएगी अनफास्टन द बेल्ट। यहाँ पर इसको फास्टन न पढ़ना, FASTEN लिखा तो है लेकिन उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा अनफास्टन द बेल्ट, बेल्ट खोलना, फास्टन द बेल्ट, बेल्ट बांधना। जैकेट का चैन बंद करना, जिप अप द जैकेट। हाँ, पैंट के लिए भी वही आएगा, कुछ लोग तो पैंट के पीछे पड़े हैं। जैकेट का चैन खोलना, जिप डाउन द जैकेट, जिप अप द जैकेट, जैकेट का चैन बंद करना, जिप डाउन द जैकेट, जैकेट का चैन खोलना। चर्र चर्र वाला टेप आता है, कुछ लोग जूते चप्पल की दुकान जाते हैं, कहते हैं हमको चर्र चर्र वाली सैंडल दे दो, चर्र चर्र वाला जूता दे दो, उसकी इंग्लिश होती है वेलक्रो टेप। तो आप बोलिए कि वेलक्रो वाला जूता चाहिए या वेलक्रो वाली सैंडल चाहिए। नाड़ा की भी इंग्लिश होती है ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग, खींचा जाता है ना, इसलिए ड्रॉ स्ट्रिंग इसकी इंग्लिश है। ब्लाउज में हुक, तो ये जो सेटिंग होती है उसे बोलते हैं हुक एंड आई। हुक एंड आई
इस सेटिंग से हुक काम करता है। जो धागे से बना होता है उसको आई बोलते हैं, उसी में हुक फंसाया जाता है। बुनना की इंग्लिश निट भी होती है, KNIT, या फिर वीव भी होती है। ये पॉम पॉम क्या होता है? जो छोटे बच्चे ऊनी टोपी पहनते हैं, इसमें पीछे ये बॉल बनी होती है, इसी बॉल को कहते हैं पॉम पॉम। और बीनी किसे कहते हैं? जो कान और सर दोनों ढक ले ऐसी टोपी को बोलते हैं बीनी। नेक्स्ट है सुई की आंख, आई ऑफ द नीडल, आई ऑफ द नीडल। किसी भी चीज की आंख हो उसे आई बोलते हैं। यहां तक कि चक्रवात तूफान की भी आंख होगा तो वहां पर भी आई ही बोलेंगे। धागा डालना, इसकी इंग्लिश होती है THREAD, थ्रेड द नीडल। अब आप कहेंगे हमने तो थ्रेड माने सुना है धागा, लेकिन ये वर्ब भी होता है, थ्रेड द नीडल, धागा डालना। तुरपाई, तुरपाई को इंग्लिश में बोलते हैं हेम। उधेड़ना, कभी कभी तुरपाई या सिलाई उधेड़ी जाती है, इसकी इंग्लिश होती है अनरैवल। बटन टूट गया है तो आप बोलोगे बटन हैज कम ऑफ। आपको बोलना है बटन सिल दो, सो द बटन। हाँ, इसको स्यू नहीं पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे। सा में छोटे ओ की मात्रा, सो द बटन। सिलना की इंग्लिश तो आसान है, स्टिच, STICH, स्टिच माने सिलना। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी हो गया कढ़ाई। अस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग, अस्तर को इंग्लिश में लाइनिंग कहते हैं। और एक क्रोशिया पुराना फैशन है, इसमें एक सलाई आती थी क्रोशिया की और सफ़ेद मोटा धागा होता था, उससे डिज़ाइनर कलाकारी कुछ की जाती थी। घरों में पुराने टीवी का स्टेबलाइजर ढकने में या इन्वर्टर को ढकने में वो बनाया जाता था, उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉशेट। तो अब मॉडल सेंटेंसेस के साथ आज की क्लास ख़त्म करेंगे। मॉडल सेंटेंसेस सीख लीजिए। डोंट ट्राई टू अम्यूज़ मी, अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसका सेंस है मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू अम्यूज मी, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, वह कान का कच्चा है। कान का कच्चा का मतलब सुन नहीं पाता ठीक से, सुनने में दिक्कत है। ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट है द वाटर कैरीड अवे माई रिंग, ये तो आसान है, पानी मेरी अंगूठी बहा ले गया। द वाटर कैरीड अवे माई रिंग। नेक्स्ट है ही इज आफ्टर माई लाइफ, वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो इसको बोलेंगे ही इज आफ्टर माई लाइफ। नेक्स्ट है वाई आर यू लीडिंग हिम एस्ट्रे, लीड समबडी एस्ट्रे, इसकी इंग्लिश होती है किसी को गुमराह करना। और ये इंग्लिश मैंने सबसे पहले तब पढ़ी थी जब मैंने सोक्रेटिस नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, रोडा पावर उसके राइटर थे, और उसमें सुकरात पर यानी सोक्रेटिस पर यही आरोप लगाया गया था कि यू आर लीडिंग द यूथ एस्ट्रे, आप नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा बोलकर उसे जहर का प्याला दे दिया गया। तो लीड समबडी एस्ट्रे की इंग्लिश होती है किसी को गुमराह करना। तो वाई आर यू लीडिंग हिम एस्ट्रे, इसकी इंग्लिश होगी तुम उसे क्यों गुमराह कर रहे हो। नेक्स्ट है यू आर गोइंग एस्ट्रे, तुम भटक रहे हो। यू आर गोइंग एस्ट्रे, तुम भटक रहे हो। नेक्स्ट है देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप, सब कुछ तो समझ में आ गया। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, यानी हमारे रिश्ते में दरार आ गई है। देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है पाला लग गया किसी को। भयंकर जाड़े में जो उंगली में सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट लग गया। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट, यानी पाला पड़ रहा होता है, जाड़े में उंगलियां सूज जाती हैं, उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। इसी तरह लू लग जाती है गर्मी में, तो जो गर्मी में लू लग जाती है उसे बोलते हैं सन स्ट्रोक। तो लू लग रही गर्मी में तो सन स्ट्रोक बोलेंगे, जाड़े में पाला पड़ गया और उंगलियां सूज आई तो इसे बोलेंगे फ्रॉस्ट बाइट।
नेक्स्ट है आई एम सफरिंग फ्रॉम स्प्लिटिंग हेडेक, यानी मेरा सर फटा जा रहा है, यानी सर के दो फाड़ हो जाएंगे। ऐसा अगर दर्द हो रहा है सर में कि दो फाड़ हो जाएंगे तो स्प्लिटिंग हेडेक बोला जाता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्प्लिटिंग हेडेक। नेक्स्ट है चेकिंग योर टेस्ट पेपर या फिर हैंड राइटिंग इज अ नाइटमेयर। तुम्हारी कॉपी चेक करना, टेस्ट पेपर चेक करना, राइटिंग चेक करना एक बुरे सपने जैसा है, यानी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो चेकिंग योर टेस्ट पेपर और हैंड राइटिंग इज अ नाइटमेयर, तुम्हारा टेस्ट पेपर या हैंड राइटिंग चेक करना एक बुरे सपने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।